देवभूमि में आज से शुरू होगी बूस्टर डोज। पहले 60 साल के ऊपर वाले लोगों का होगा टीकाकरण। बूथों पर 20% वैक्सीन होगी उपलब्ध। देवभूमि में बदला मौसम का एक बार फिर मिजाज। उत्तराखंड में बर्फबारी से खूबसूरत हुई वादियां। उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। और कर्नल आज बीजेपी पर एक बार फिर से लगा सकते बड़ा आरोप। इससे पहले भी लगाया गया बड़ा आरोप। 5 साल के जश्न में 8 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी पर कर्नल कोठियाल का आरोप। इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात खास तौर पर करेंगे उत्तराखंड की और आपको बताएंगे खबर क्या है। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ और आपको बताते हैं कि किस तरीके से देवभूमि में आज से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल पहले 60 साल के ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण होगा और उसके बाद बूथों पर 20% वैक्सीन उपलब्ध होगी। ये कहा गया है कि हर बूथ पर 20% वैक्सीन होनी जरूरी है। बूस्टर डोज को लेकर स्वास्थ्य विभाग एकदम अलर्ट है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बाद अब देश विदेश में नए वेरिएंट के आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड के अंदर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है। हालांकि कोरोना वैक्सीन के बाद अब नए वेरिएंट से बचने के लिए बूस्टर डोज भी दी जा रही है। पहले 60 साल की आयु वर्ग के ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण होगा। टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां चाक चौबंद पहले से ही कर ली गई थी। हालांकि बूथों पर 20% वैक्सीन की तीसरी डोज के लिए दरअसल उपलब्ध होगी और वहीं इसके लिए पहले हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्करों को टीकाकरण किया जाएगा। हालांकि इस डोज को लगाने के पहले उनके पास कोरोना वैक्सीन के 9 महीने पूरे होने वाला सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। बिना 9 महीने पूरे करने वालों को ये डोज नहीं लगाई जाएगी। फिलहाल बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं क्योंकि नया वेरिएंट हम देख रहे हैं कि देश के अंदर सामने आ रहा है और उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो उत्तराखंड की सरकार भी खास तौर पर लोगों को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास कर रही है। फिलहाल खबर बड़ी है कि देश भर में, सिर्फ उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, देश भर में आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है। आज स्वास्थ्य सेंटरों पे खासतौर पर लगाई जा रही है वैक्सीन, बूस्टर डोज। और ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर हर बूथों पर 20% वैक्सीन उपलब्ध है बूस्टर डोज की। हालांकि पहले 60 साल से ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण होगा और बूस्टर डोज को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से अलर्ट है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हमने देखा कि कोरोना की स्थिति क्या बनाई है। और खास तौर पर जब प्रशासन का जिक्र करते हैं तो प्रशासन सावधानी सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। फिलहाल आंकड़े भी आपको फटाफट से बता देते हैं कि उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना का कहर जारी है तो बीते 24 घंटे में 1413 नए मरीज मिले हैं, यानी 1413 नए संक्रमित आ गए हैं, जो कि बड़ी संख्या है। वहीं एक मरीज की मौत भी हो गई है। हालांकि जोशीमठ औली रोपवे के 27 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो संख्या बड़ी है। और खासतौर पर देहरादून के अंदर हम देख रहे हैं कि मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल आगे आने वाले समय में स्थिति कैसी रहेगी ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जानकारी आपको दे रहे हैं कि जोशीमठ औली रोपवे के 27 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और अब सख्ती बरती जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है, सावधानी बरती जा रही है क्योंकि लोगों को अब ये बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चली है और इसी महीने के आखिर में ये पीक पर होगा और 3 महीने हमें कोरोना की स्थिति बद से बदतर देखने को मिलेगी। ऐसे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नजर लगातार है और हम लोग सतर्क हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और विगत दिनों में हमने सर्विलांस टीम्स भी हमारी इंक्रीज कर दी है, टेस्टिंग भी हमने इंक्रीज कर दी है। लगभग आज हमारी कोशिश ये रहेगी 5000 से ज़्यादा हम लोग टेस्ट करें, जिनमें से लगभग 4000 के आसपास हम RT-PCR टेस्ट करेंगे। जिला प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम और मेडिकल टीम हम लोग बॉर्डर्स पे भी अभी चेक करने जा रहे हैं। और जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं, ISBT है और एयरपोर्ट, यहाँ पे भी लगातार चेकिंग चल रही है और लोगों का RT-PCR कराया जा रहा है। भी उद्देश्य है, जैसे मैं कल भी मैंने दून हॉस्पिटल विजिट किया, कोविड केयर सेंटर भी विजिट किया, कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल भी मैंने विजिट किया। तो पेशेंट्स फिलहाल संख्या काफ़ी कम है। जैसे दून हॉस्पिटल में 600 बेड्स कोविड पेशेंट के लिए रखे हुए हैं। आज से जो है 100% कोविड पेशेंट्स के लिए रखा जाएगा, लेकिन 17 पेशेंट मात्र एडमिटेड थे।
बाकी जितने भी पेशेंट्स हैं सब हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं घर पे, और सब लोग अपना होम आइसोलेशन कर रहे हैं, और उनको त्वरित रूप से हम लोग होम आइसोलेशन किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो है वो जो है अपने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में ही वो लोग जो है रहें। फिलहाल धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कह रहा है वो तो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक अच्छी तस्वीर भी आज उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रही है जब बूस्टर डोज दी जा रही है, लेकिन कोरोना के आंकड़े भी भयावह हैं। धनराज जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के अंदर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यदि 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 1413 मामले निकलकर सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो हालांकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले अभी थमे हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि अभी तक कुल 8 मामले ही उत्तराखंड में निकलकर सामने आए। यदि राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में कोरोना के मामले इतने बढ़ चुके हैं कि बहुत ज्यादा मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं कि 800 से अधिक मामले केवल राजधानी देहरादून में निकलकर सामने आए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज से बूस्टर डोज का शुभारंभ भी उत्तराखंड में होने जा रहा है, क्योंकि पूरे देश के साथ साथ आज उत्तराखंड में भी बूस्टर डोज का शुभारंभ होने जा रहा है। और इस बूस्टर डोज के में साफ तौर पर कहा गया है कि जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उनको सबसे पहले बूस्टर डोज लगाई जाएगी, और साथ ही जो फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लोग हैं उनको भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं जो मानक है वो साफ तौर पर कहा गया है कि उनको 9 महीने पहले दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए, तभी उनको बूस्टर डोज लगाई जाएगी। लेकिन हर जिस तरीके से देखा जाए कि अभी दूसरी डोज जो कोरोना की थी वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। करीबन पूरी होने में 15% की कमी अभी भी उत्तराखंड में बनी हुई है, क्योंकि अभी 85% लोग ही दूसरी डोज लगा पाए हैं। लेकिन बूस्टर डोज अब शुरुआत की गई है, तो अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से इस अभियान को चलाया जाता है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे समय पर जानकारी लेते रहेंगे कि हालात क्या बने हुए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ठंड के मौसम की। उत्तराखंड में ठंड बेहद पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। जानकारी आपको देते हैं, देवभूमि में मौसम का मिजाज बदल गया है और उत्तराखंड में बर्फबारी से खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। हालांकि उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से दरअसल ये कहा गया है। फिलहाल खबर बड़ी है, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जानकारी इस वक्त बड़ी आपको दे रहे हैं, क्योंकि देवभूमि में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में एक जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, जब पर्यटक खास तौर पर पहुंच रहे हैं, बुकिंग करा रहे हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड के चमोली का जिक्र करें तो उत्तराखंड के चमोली में खासतौर पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ऐसे ही बर्फबारी देखने को मिलेगी। तकरीबन 1 हफ्ता यही तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि केदारनाथ में कहा जा रहा है कि भारी बर्फबारी हुई है और इस वक्त बेहद खूबसूरत उत्तराखंड नजर आ रहा है। लेकिन आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्तों पर बर्फ जमी है, जिसे हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करें या फिर उत्तराखंड का जिक्र करें, पर्यटन काफी तादाद में इस वक्त पहुंचा है। पर्यटन क्षेत्र को काफी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इससे फायदा होगा। फिलहाल ये तो वक्त ही बता पाएगा कितना फायदा होगा, लेकिन जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि क्या स्थिति इस वक्त बने हुए हैं देश के या फिर राज्यों के। तो उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो उत्तराखंड में आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आप अपने घरों में ही रहें और घरों में खासतौर पर अगर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, चाहे फिर वो कोरोना को लेकर हो या फिर बर्फबारी और बरसात को लेकर हो, क्योंकि अभी 1 हफ्ते ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अब चुनावों की, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी को मतदान हो रहे हैं और उत्तराखंड चुनाव को लेकर चुनाव आयोग सतर्क हो गया है। फिलहाल चुनाव आयोग ने 17 नेताओं पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है, क्योंकि नेताओं का विधायक बनने का सपना इसी वजह से टूट गया है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, लेकिन पूरी जानकारी क्या है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि चुनाव
लड़ने से प्रतिबंध लगाया गया है कुछ विधायकों पर और 17 नेताओं की ऐसी लिस्ट जारी की गई है। दरअसल पिछले चुनाव का खर्च विवरण न दे पाने के कारण आयोग ने इन्हें 7 जनवरी 2023 तक के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नामों की सूची आयोग ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भेज दी है। देहरादून से जय प्रकाश उपाध्याय, मधु शाह, गौतम सिंह बिष्ट, विनोद प्रसाद नौटियाल और पौड़ी से राजेंद्र सिंह भंडारी, वहीं बागेश्वर से सुंदर धौनी, हरिद्वार से बच्ची सिंह, मोहम्मद अशरफ, वहीं इसी कड़ी में चंपावत से राजेंद्र सिंह और पिथौरागढ़ राजेंद्र सिंह बिष्ट, सुहेल अहमद, विनोद शर्मा, विनयलाल सिंह, जितेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, भुवन जोशी, ये तमाम नाम ऐसे हैं जिन पर रोक लगा दी गई है और ये कहा जा रहा है कि अब वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और ये कहा गया है कि चुनाव लड़ने से प्रतिबंध इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि पिछले चुनाव का खर्च विवरण ये नेता साहब नहीं दे पाए थे। फिलहाल खबर बड़ी है, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि अब ये नेता साहब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संचित शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। संचित, क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 17 लगभग ऐसे नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और कारण ये बताया गया है कि पिछले चुनाव का खर्च विवरण नहीं दे पाए थे। क्या जानकारी आपके पास भी है? बिल्कुल हर्ष, देखिए जो 17 जो ऐसे नेता हैं जिनको अपनी जो चुनाव में जो खर्चे का एक तय होता है, कितना खर्चा आप चुनाव में करेंगे, उसको लेकर उस खर्चे का विवरण ये लोग नहीं दे पाए थे। तो इसी को लेकर के जो चुनाव आयोग है उन्होंने इनके ऊपर 2023 तक के लिए 17 लोगों पर चुनाव न लड़ने के लिए आदेश दिया। और आप देखिए ये जो लोग हैं अब ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो इनका जो सपना विधायक बनने का था वो पूरा कहीं ना कहीं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग हमेशा से ही सतर्क रहता है और तमाम तरीके के जो खर्चे हों या तमाम तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं, जो तमाम तरीके की गाइडलाइन जो चुनाव आयोग देता है, अगर उसके अनुरूप कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे चुनाव लड़ने की परमिशन दिया। इसके विपरीत अगर कोई जाता है तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग उसके खिलाफ सतर्क एक्शन लेता है। और आप देखिए कि आज इसी को लेकर के 12:30 बजे हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो बताएंगे कि चुनाव आयोग की जो तमाम तरीके के उत्तराखंड में। चलिए ठीक है संचित, आप ये जानकारी हमें दे रहे हैं, तो एक बड़ी खबर और दर्शकों को बताते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आपका रुख करेंगे। और हरीश रावत के बारे में जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, तो खबर ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में की जाएगी। और जानकारी आपको दे दे, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है और आरोप लगाया गया है बीजेपी पर। फिलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो आपको बताते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई। ऐसे बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा डाला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मैं इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड के संज्ञान में लाना चाहता हूं, यह उत्तराखंड सचिवालय में क्या हो रहा है। आचार संहिता लगने के बाद भी बैक डेट में तबादले हो रहे हैं। प्रवक्ताओं और शिक्षकों के पदों पर बड़ी मात्रा में आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के ट्रांसफर हुए हैं, चहेतों के ट्रांसफर हो रहे हैं। एक विभाग नहीं, ना जाने और कितने विभागों में ऐसा हो रहा है। हम न केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से बल्कि कांग्रेस विविध तरीके से चुनाव आयोग के पास मिलकर के विरोध दर्ज कराएगी। जहां जहां लोगों को ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, कृपया कांग्रेस कार्यालयों में मथुरा दत्त जोशी जी के पास उन सूचनाओं को पहुंचाएं। यह हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। हरीश रावत ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ले। संचित शर्मा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संचित, जिस बाबत आप जानकारी दे रहे थे वो हमने दर्शकों को बताया कि आखिर बात क्या है और क्या कही गई है, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में ऐसी तस्वीरें और देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि वार पलटवार का दौर जारी रहेगा और एक दूसरे की शिकायत चुनाव आयोग से की जाती रहेगी। लेकिन चुनाव आयोग क्या बड़ा संज्ञान ले पाएगा? परसों आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद जितने भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार के पास कोई ऐसा कार्यभार नहीं रहता कि सरकार को नियुक्ति कर सके। लेकिन आप देखिए लगातार सरकार की जो मंशा है वो साफ होती नजर आती है कि देखिए लगातार जो बैक डेट में नियुक्तियां की गई, जो बैक डेट में तमाम तरीके के ट्रांसफर पोस्टिंग की गई, उसको लेकर के हरीश रावत सवाल उठा रहे हैं और वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सभी नामों की घोषणा भी करेंगे और वो चुनाव आयोग से ऑनलाइन माध्यम से मांग भी करते हैं कि जो इस तरीके के प्रकरण हुए इस पे चुनाव आयोग एक्शन ले। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इसको लेकर के क्या एक्शन लेता है क्या नहीं। और देखिए
अगर कहीं ना कहीं चूक हुई और देखिए चूक साफ तौर पर दिखती है, वो पत्र नजर आते हैं, वो तमाम तरीके के शासनादेश नजर आते हैं। अगर उन सबको लेकर के अगर चुनाव आयोग एक्शन में आएगा तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग एक अच्छा एग्जाम्पल उत्तराखंड के अंदर सेट करेगा। ठीक है संचित, लेकिन जो सीएम के लिए कहा जा रहा है हरीश रावत की तरफ से, क्या हम देखेंगे कि अभी वार पलटवार ऐसे ही जारी रहेगा? क्योंकि सीएम साहब को हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से हरीश रावत पर तंज कसा गया। कई मामले ऐसे सामने आए थे जब हरीश रावत की तरफ से एक पोस्ट की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चौक को लेकर, लेकिन अब ये वार पलटवार का दौर कहीं ना कहीं जारी रहेगा जब तक 14 फरवरी नहीं आ जाती और 14 फरवरी को लोग अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर देते थे, क्योंकि गर्म माहौल इस वक्त उत्तराखंड के अंदर हो रखा है। बिल्कुल है, देखिए जहाँ भी चुनाव जिस राज्य में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए वहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति होना लाजमी है। वहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर करते रहते हैं, तो वही उत्तराखंड के अंदर भी चल रहा है। और आप देखिए इसका कहीं ना कहीं जो फायदा है, जो इस तरीके की बातें और जो इस तरीके की घोषणाएं जो सरकार ने करी है उसके विपरीत अगर विपक्ष कोई चीज निकाल कर लाता है तो सरकार के विपरीत जाएगी तो निश्चित रूप से उससे विपक्ष को फायदा होना ही होना है। और आप देखिए कि विपक्ष का काम है कि सरकार के किसी भी जो फैसले हैं उनका विरोध करना, अगर वो किसी तरीके से हैं तो उनको अपने तरीके से दिखाना। तो पक्ष और विपक्ष दोनों अपने तरीके से काम कर रहा है। तो बस देखने वाली बात ये होगी कि जब 14 फरवरी आएगा, जब लोग वोटिंग कर देंगे तो 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है, देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। वार पलटवार लगातार जारी है तो आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम चेहरा कर्नल कोठियाल की तरफ से भी आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे देते हैं, हालांकि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी इस बाबत देंगे, लेकिन खबर बड़ी है। दरअसल उत्तराखंड में 14 फरवरी को राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसे देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने सियासी समर में ताल ठोकना शुरू किया है। कांग्रेस बीजेपी के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से तंज कसा जा रहा है बीजेपी पर, आम आदमी पार्टी की तरफ से तंज कसा जा रहा है कांग्रेस पर। लेकिन क्या वाकई आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी या फिर नहीं बना पाएगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं उत्तराखंड के। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है जो एक दूसरे पर वार पलटवार ना कर रहा हो, क्योंकि हरीश रावत का जिक्र करें तो हरीश रावत सीएम पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। सीएम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को चूक को लेकर हरीश रावत पर कटाक्ष किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है। और कल ही केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर से बैठकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये कहा कि हम परिवर्तन का दौर शुरू कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी ही उत्तराखंड के अंदर जीतेगी। धीरेन्द्र, अब बिल्कुल हर्ष, देखिए आम आदमी पार्टी को जिस तरह का रिएक्शन उत्तराखंड की जनता से मिल रहा है वह उनके उत्साह को बढ़ाने वाला है। और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के केजरीवाल वो लगातार यहाँ कई बार कई दौरे कर चुके हैं और कई सारी घोषणाएं भी कर चुके हैं कि उनकी सरकार आने पे जिसे वो लागू करेंगे। दिल्ली को उन्होंने एक मॉडल स्टेट के तौर पे यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश की है, प्रयास किया है और उनके नेतागण भी कोई भी मामला हो उसमें दिल्ली को ही मॉडल के तौर पे पेश करें। और उनका कहना है कि जब उन्होंने दिल्ली में ये सारे काम किए हैं, फ्री में बिजली दिया है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं दी जा सकती। अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह के जा चुके हैं कि फ्री बिजली देने का जो फार्मूला है वो सिर्फ उनके पास है और किसी दल के पास नहीं है। तो इस तरह से देखे उत्तराखंड के जो सियासी बैकग्राउंड देखे, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि देखे, जो राजनीतिक इतिहास है उसकी बात करें तो यहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहा है। शुरुआती दौर में पहली दूसरी विधानसभा में आईपीडी और बीएसपी के कुछ लोग जीत करके आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका सूखा साफ हो गया और 17 की विधानसभा जो गठित हुई उसमें एक भी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई विधायक नहीं चुन करके आया। इस बार आम आदमी पार्टी जिस मजबूती के साथ, जिस संसाधनों के साथ मैदान में उतरी है, तो एक तरह से कहे कि पूरा मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी की जितनी बढ़त होगी और वह कांग्रेस और बीजेपी के लिए नुकसान। ठीक है धीरेन्द्र, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि एक माहौल चेंज हुआ था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब अन्ना हजारे का आंदोलन हमने देखा और उसी में से कई राजनेता निकले और अलग अलग पार्टियों में गए, लेकिन केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाया गया, जनता ने उन्हें पसंद किया और दिल्ली के अंदर जो काम किया गया है उसका ब्यौरा जो केजरीवाल साहब दे रहे हैं, क्या हम देखेंगे कि हाँ बदलाव उत्तराखंड के अंदर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि एक नई पार्टी है, जो बदलाव हमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर देखने को मिला वो हर एक राज्य के अंदर जहां चुनाव होने हैं वहां हो सकता है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन उत्तराखंड के अंदर माहौल क्या है? जनता से आप बातचीत कर रहे हैं, मूड जनता का क्या है?
देखिए हर्ष, मैं बात बताऊं आपको, उत्तराखंड में राष्ट्रीय दलों का जो है वर्चस्व रहा है और शायद यही कारण रहा है कि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस ही सत्ता में एक के बाद एक रही है। और जो क्षेत्रीय दल थे, जैसे यहाँ कभी बीएसपी के भी विधायक जीत करके आए थे, 8 विधायक उनके हुआ करते थे, 3 से 4 विधायक यूकेडी के जीत करके आते थे, लेकिन धीरे धीरे इन क्षेत्रीय दलों ने अपना जो एक तरह की विश्वसनीयता है जनता में वह खो दिया और उसके बाद पूरी जो राजनीति है वो सिर्फ राष्ट्रीय दलों के आगे आसपास सिमट करके रह गई। आम आदमी पार्टी की बात करें तो बहुत सारे लोग संशय भी जता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो वादे कर रही है क्या वास्तव में धरातल पे उतार पाएगी। जब उत्तराखंड से 24-25 हजार पद ही क्रिएट किए जा सकते हैं और ऐसे समय में जब कर्नल विराट कर्नल अजय कोटियाल कहते हैं हम 1 लाख पद सृजित करेंगे तो लोगों का शक जो है गहरा जाता है, उनकी जो विश्वसनीयता है वो थोड़ा संकट में आ जाती है। कहते हैं कैसे संभव है ये। लेकिन जो उनके चमत्कारिक नेता है वो लगातार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार इसी मायने में अलग होती है कि वो चमत्कारी चीजों को करती है। अब इस पर जनता कितना विश्वास जताएगी यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की चुनावी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, यह कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रही है और अगर 2-4 सीटें भी उसको मिल रही है इस चुनाव में तो निश्चित मानिए सत्ता की चाबी उनके हाथ में जा सकती है। क्योंकि इसके पहले का उत्तराखंड का जो सियासी इतिहास रहा है, सदैव निर्दलीय लोगों ने सत्ता की चाबी अपने पास रखी है। इसके पहले 12 से 17 में आपने देखा होगा कि कुछ निर्दलीय जीते थे लगभग 7 के करीब और उन्होंने कांग्रेस की पूरी सरकार चलाई। तो इस तरह से इसके पहले जो बीजेपी की सरकारें हुआ करती उसमें जो निर्दलीय आईपीडी के लोग होते थे, मंत्री होते थे और सत्ता की चाबी या सत्ता की बैसाखी उनके पास होती थी। तो अगर कुछ ऐसा हुआ, असेंबली की स्थिति ऐसी बनती है कि कांग्रेस और बीजेपी सत्ता के स्पष्ट बहुमत के पास नहीं पहुंच पाती हैं, तो निश्चित रूप से सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के पास ही थर्ड फ्रंट रूप में होगी और वो जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। लेकिन ये सारे अभी सिर्फ कयास ही कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी अभी कयास कहे जा सकते हैं क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी के करके अपने पत्ते खुल रही है, लेकिन वक्त ही बता पाएगा वो पत्ते कितने फिट बैठेंगे। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल एक और खबर आपको बताते हैं कि वन विभाग को एक कामयाबी मिली है। जानकारी आपको दे दें कि लाखों की अवैध लकड़ी को बरामद कर लिया गया है और खबर आपको बताते चलते हैं क्योंकि हर तस्वीर आपको दिखानी जरूरी है। फिलहाल उत्तराखंड से एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो तस्वीर है वो जनपद ऊधम सिंह नगर की तस्वीर है। ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के पकड़िया में वन विभाग के मुताबिक ये कहा गया है कि मुखबिर की सूचना उन्हें मिली थी और मुखबिर की सूचना पर सागौन के अवैध 15 लट्ठे छापेमारी के दौरान ये बरामद किए गए हैं। जो छापेमारी कार्रवाई की गई है उसके बाद के 15 लट्ठे बरामद किए गए हैं जो लकड़ी काट के ले जाई जा रही थी। वहीं वन विभाग ने छापेमारी के दौरान पकड़ी गई अवैध लकड़ी की कीमत लाखों में बताई है कि ये जो लकड़ी ली जाई जा रही थी और अवैध लकड़ी जो बरामद हुई है उनकी कीमत लाखों में है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है अज्ञात लोगों के खिलाफ भी और कार्रवाई लगातार की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुझे जो है मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि गंगिया रोड पर जो है बंगाली कॉलोनी के पीछे जो है एक खतरा नाला पड़ता है, वहाँ पर कुछ लकड़ी सागौन की पड़ी है, रूप से पड़ी हुई है। तो मेरे द्वारा जो है पुलिस स्टाफ को लेकर जो है कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जो है 15 लट्ठे सागौन के पकड़े गए हैं जिनको उठा करके जो विधिक कार्रवाई की जा रही है और इसको जो है खट्टी में जो है रेंज परिषद में सुरक्षित जो है रखा जा रहा है। जांच का विषय है, जांच की जा रही है और इसको जो है कि कहाँ से लाई गई है, किसकी लकड़ी है, तो इसकी जो है जांच की जा रही है। ओपन में खुला हुआ है, ये तो जांच का विषय है ना। अब कहाँ किसका खेत है क्या है मालूम कर रहे हैं, स्टाफ लगा हुआ है। चलिए फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।